फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम लोग जिस मॉडल वर्ब की चर्चा करने वाले हैं वो है कुड हैव या कुड। अब आपको ये तय करना पड़ेगा कि कुड हैव कहाँ लगाना है, कुड कहाँ लगाना है। अब इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान के संदर्भ में आप अपने स्क्रीन पर कुछ डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे लिखा है कि वाक्यगत में सकता था, सकती थी, सकते थे आएंगे, इसके पहले वर्ब आएगा। या वाक्यगत में हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे इत्यादि शब्द आएंगे, उसके पहले वर्ब नहीं आएगा। ये तो हुई पहचान। लेकिन अब हमें ये फैसला करना होता है कि इस तरह के वाक्यों में कुड हैव लगाएं या कुड लगाएं। उसका तरीका ये है कि अगर वाक्य पढ़कर लगे कि काम हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, किसी कारणवश काम नहीं हुआ लेकिन हो सकता था, और आपको पछतावा हो रहा है या किसी व्यक्ति को इस बात को लेकर पछतावा हो रहा है कि काम नहीं हुआ, तो उस केस में कुड हैव का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं उसे बुला सकता था, तो इसका मतलब ये है कि मैं उसे बुला सकता था लेकिन बुलाया नहीं, कुछ यही सेंस निकल रहा है। या आप किसी से पूछ रहे हैं क्या तुम वहाँ समय पे नहीं पहुँच सकते थे, यानी पूछने वाला ये बताना चाह रहा है कि पहुँच सकते थे लेकिन तुम नहीं पहुँचे। तो कुछ इस तरह के वाक्य आएंगे जबकि कुड हैव का प्रयोग होगा। दूसरा प्रयोग कुड का तब होता है जब कुड लगाते हैं, कुड हैव नहीं लगाते। वो है जब आप अपने पास्ट के किसी सामर्थ्य की बात कर रहे हैं या किसी व्यक्ति से संबंधित सामर्थ्य की बात कर रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि पास्ट में यानी अतीत में उसके अंदर ये सामर्थ्य था या आपके अंदर ये सामर्थ्य था कुछ करने का। जैसे मैं बचपन में 2 घंटे लगातार दौड़ सकता था, या मैं तब कई लोगों को अकेले हरा सकता था। कुछ इस तरह के वाक्य आएंगे जिसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि आपके पास ये सामर्थ्य था या किसी व्यक्ति के पास ये सामर्थ्य था काम करने का। तो ये 2 जगह होते हैं जहाँ पे कुड का प्रयोग किया जाता है। 2 जगह क्या, एक जगह, ठीक, जहाँ पे आप अपने सामर्थ्य को बताने की कोशिश कर रहे हो, वाक्यगत में सकता था लगाओ। और तीसरा प्रयोग जो कभी कदार यूज़ होता है वो उन वर्बों में होता है जिन वर्बों को हम लोग कहते हैं सेंस शो करने वाले वर्ब। सेंस शो करने वाले वर्ब का मतलब हुआ, जैसे मैं आवाज़ सुन सकता था, मैं महसूस कर सकता था, लेकिन ध्यान रहे सकता था शब्द आए ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि इस वाक्य के अंत में सकता था आए। जैसे एक उदाहरण है, कुछ शोर आ रही थी और मैंने सुना। ठीक, सुना मतलब ये एक आपका सेंस है, एक आपकी इंद्रिय है जो काम कर रही है सुनने के लिए। तो इंद्रियों से संबंधित जो वर्ब है उसका अगर प्रयोग होगा, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में दिया हो तो भी आप कुड का ही प्रयोग करके बनाते हैं। ठीक है, वहाँ पे डिड का प्रयोग मत करिए, वहाँ पे कुड का प्रयोग करिएगा जब इस तरह के वाक्य मिले, यानी जो आपकी संवेदना को बताने वाले वाक्य हो, जो आपके कह सकते हैं सेंसेस को बताने वाले वाक्य हो। जैसे सुनना, देखना, समझना, सोचना, ये जो कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम लोग जब प्रयोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में होते हुए भी उसको हम लोग कुड का प्रयोग करते हुए करेंगे। ठीक, ये रेयर होता है, ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस तरह के वाक्य आते हैं। तो चलिए, जो आज सबसे पहला वाक्य, अच्छा इसके पहले देख लीजिए, एक्टिव में अगर हेल्प यू होगा तो कुड हैव, और इसी कुड हैव को अगर पैसिव में यूज़ करना हो तो कुड हैव बीन, और इसी तरह से अगर कुड का प्रयोग करना है तो एक्टिव में कुड, पैसिव में कुड बी। ठीक है, तो आज जो हम लोग पहला वाक्य देखने वाले हैं, इसको डील करने वाले हैं, वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। वाक्य, मैं उसे नौकरी नहीं दे सकता था, मैं उसे नौकरी नहीं दे सकता था। यहाँ पे वाक्य के अंदर में सकता था लिखा हुआ है और यहाँ बताना चाह रहा है कि भाई मैं नौकरी दे सकता था लेकिन दिया नहीं। अब ये पछतावा हो रहा है या ये बताना चाह रहा है कि दे सकता था या किसी कारणवश नहीं दिया, शायद सामने वाले व्यक्ति के पास कुछ कमी थी इसलिए उसको नौकरी नहीं दिया गया। तो इस तरह के वाक्यों में कुड हैव का प्रयोग करेंगे। अगर वर्ब दिया है तो देख लें पहले वर्ब दिया है कि नहीं। देना वर्ब है, देना। देखिए, जब भी आपके सामने वाक्य हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप पहले देखिए वर्ब है कि नहीं, क्योंकि वर्ब ना होने पे दिशा बदल जाती है ट्रांसलेशन करने की। तो यहाँ पे देना वर्ब है, तो वर्ब है तो हमें मालूम है ऑब्जेक्ट खोजा जाता है, किसको लगा के प्रश्न किया जाता है, किसको दे रहे हो, उसे दे रहे हो, तो उसे हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट खोजेंगे, सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन या किसने शब्द लगा के प्रश्न करेंगे। कौन या किसने लगाने से सब्जेक्ट मिलता है। कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूँ, तो मैं हो गया आपका सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट दिया हो तो आप जानते हैं वाक्य में अगर वर्ब हो और सब्जेक्ट भी दिया हो तो वाक्य होता है एक्टिव। तो यहाँ पे हेल्प यू के स्थान पे कुड हैव का प्रयोग होगा। अब ये एक सकारात्मक वाक्य है, जैसा आप देख सकते हैं, मैं उसे नौकरी दे सकता था। सकारात्मक वाक्य, तो सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर ये आपके सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे, अगर एक्टिव है तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई लिखेंगे। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग कुड,
नंबर 3 नॉट है नहीं इस वाक्य में। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग हैव। नंबर 5 वर्ब है देना, गिवन, क्योंकि जब भी कुड हैव का प्रयोग करेंगे हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। किसी भी हेल्प यू मॉडल वाले हेल्प यू में अगर हैव शब्द दिखाई दिया हमेशा थर्ड फॉर्म लगाइए। आप फ्यूचर परफेक्ट में भी देख चुके हैं, विल हैव लगा होता है तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसी तरह से कुड हैव में थर्ड फॉर्म, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, इन सारे हेल्प यू वर्ब्स का जब प्रयोग करेंगे तो आप हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, चाहे वाक्य एक्टिव हो चाहे वाक्य पैसिव हो। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर वाक्य एक्टिव हो तो ये तो एक्टिव है इसलिए ऑब्जेक्ट इंग्लिश उसे की हिम। अब बचा रह गया नौकरी, द जॉब। आई कुड हैव गिवन हिम द जॉब। अगला वाक्य है, क्या यह काम पूरा नहीं किया जा सकता था। इसमें वर्ब है पूरा करना। पूरा करना वर्ब है, पूरा किया मतलब पूरा करना वर्ब है। और ये वाक्य पढ़कर लग रहा है कि पूछ रहा है कि भाई क्या ये काम पूरा नहीं किया जा सकता था, यानी पूरा किया जा सकता था और सामने वाले ने नहीं किया। तो पूछने वाले का आशय यही है कि किया जा सकता था लेकिन तुमने पूरा नहीं किया, यानी काम हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। तो इस केस में भी आपको कुड हैव का यूज़ करना है। अब देख लें ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि तो वर्ब दिया है तो किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको पूरा किया जा सकता था, तो काम हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट खोजेंगे, कौन लगा के प्रश्न करेंगे या किसने पूरा किया। ये तो उत्तर लिखा नहीं है, सब्जेक्ट दिया नहीं इस वाक्य में, इसका मतलब ये वाक्य हुआ पैसिव। तो इसमें हेल्प यू की जगह कुड हैव बीन का प्रयोग होगा। ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या से वाक्य की शुरुआत हुई है, तो जब प्रश्नवाचक वाक्य होता है प्रश्नवाचक वाक्य को सीक्वेंस देखो ट्रांसलेट करेंगे। और जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो हमको देखना पड़ता है क्या कि इंग्लिश बनाएंगे कि नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, वाक्य पढ़कर ये देखना पड़ता है इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आ रहा है कि नहीं। अगर हाँ या ना में आ रहा है तो क्या कि इंग्लिश नहीं बनाएंगे। क्या यह काम पूरा नहीं किया जा सकता था, सामने वाला बोलेगा हाँ या ना, इसी में कुछ जवाब देगा तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्या की इंग्लिश नहीं बनेगी। अगर क्या की इंग्लिश नहीं बनेगी तो नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, हेल्प यू का पहला भाग, यानी सबसे पहले कुड का प्रयोग करेंगे। हेल्प यू का पहला भाग मतलब पहला शब्द है। यहाँ पे 3 शब्द हैं लेकिन जो पहला शब्द होगा उसको हम लोग पहला भाग कहेंगे, यानी कुड पहले लिख लेंगे। नंबर 4 लिखा है सब्जेक्ट अगर एक्टिव हो या ऑब्जेक्ट अगर पैसिव हो, तो ये वाक्य तो पैसिव है तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट है यह काम, दिस वर्क। नंबर 5 नॉट है तो नॉट लिख देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग, तो देखिए बचा भाग है हैव बीन, तो हैव बीन एक साथ लिखा जाएगा, हैव बीन, ये बचा भाग हुआ। नंबर 7 वर्ब है पूरा करना, कंप्लीट, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, क्योंकि पैसिव हो या एक्टिव हो इसमें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगना है अगर कुड हैव का प्रयोग हुआ है तो। फिर नंबर 8 लिखा ऑब्जेक्ट अगर वाक्य एक्टिव है तो ऑब्जेक्ट की इंग्लिश आप पहले ही बना चुके हैं। तो इस तरह से वाक्य पूरा हुआ, कुड दिस वर्क नॉट हैव बीन कंप्लीटेड। वाक्य है उसे संदेह हो सकता था, उसे संदेह हो सकता था। इसमें देखिए पहचान वाला शब्द हो सकता था, ये पहचान वाला शब्द है और उसके पीछे लिखा संदेह, तो ये जो शब्द संदेह है ये वर्ब नहीं है। क्यों वर्ब नहीं है, जिन शब्दों को साथ न जोड़ने पर वाक्य का शब्द का अर्थ ना निकले उस शब्द को हम लोग वर्ब नहीं कहते, यही है। तो संदेह में नाक जोड़ के देखिए, संदेहना, संदेहना जैसा कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए संदेह शब्द वर्ब नहीं है। अगर वर्ब नहीं है तो क्या किया जाता है, तो वर्ब ना हो तो खाली सब्जेक्ट खोजा जाता है, अगर वर्ब ना हो ऑब्जेक्ट नहीं खोजा जाता है। और सब्जेक्ट खोजने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। सबसे पहले किसके पास लगा के प्रश्न किया जाता है, जो शब्द आपने देखा संदेह, इसके पीछे किसके पास संदेह हो सकता था, किसे संदेह हो सकता था, किसके पास संदेह हो सकता था, या किसमें संदेह हो सकता था, किसके पास या किसमें संदेह हो सकता था। देखिए इसका अर्थ ये निकला कि किस व्यक्ति के अंदर, यानी संदेह जब भी होगा आपके दिमाग में होगा, तो आपके दिमाग में कोई चीज़ है आपके पास हुई हुई चीज़, आपके शरीर में कोई चीज़ है तो वो आपके पास हुई, आपके हाथ में कोई चीज़ है तो वो आपके पास हुई। तो हम जानना ये चाह रहे थे कि किसके पास संदेह है, तो यानी उत्तर इसका मिला उसे का मतलब यहाँ पे सेंस निकला उसके दिमाग में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसे। क्लियर। जब किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं तो आपको मालूम है उत्तर मिल जाने पे एक्टिव का हेल्प यू लगाते हैं, यानी इसमें हेल्प यू लगेगा कुड हैव, और वर्ब की जगह हैव का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको मालूम है। यहाँ पे कुड हैव क्यों लगा, कुड क्यों नहीं लगा, देखिए उसे संदेह हो सकता था लेकिन हुआ नहीं ना, हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। क्लियर है, यानी ये काम हो सकता था, ये घटना घट सकती थी लेकिन घटी नहीं, इसलिए यहाँ पे कुड हैव का प्रयोग होगा, कुड का नहीं। क्लियर। चलिए अब ये भी एक सकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे, सब्जेक्ट है इसमें उसे, ही। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग कुड। नंबर 3 नॉट है नहीं। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग हैव।
नंबर 5 वर्ब या हैव, ये आपको मालूम है यहाँ पे हैव का प्रयोग करना है, क्योंकि जब आपने किसके पास लगा के प्रश्न किया उत्तर मिला, तो इसलिए वर्ब की जगह हैव का प्रयोग करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे हैव ऑलरेडी लगा हुआ, उसके बाद एक हैव और आ रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, हैव को हैड में बदल देंगे। क्यों ऐसा किया आपने, ये जो कुड हैव है इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, और जो हैव आप जो है वर्ब के स्थान पर यूज कर रहे हो, तो हैव को भी वर्ब मान रहे हो, और हैव का सेकंड थर्ड फॉर्म हैड होता है, इसलिए हैव का थर्ड फॉर्म हमने यूज किया हैड। ही कुड हैव हैड। क्लियर है। अब इसके बाद लिखा है ऑब्जेक्ट, तो इस वाक्य में तो ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि वहाँ तो वर्ब है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट खोजते नहीं है। तो या पहचान वाले शब्द के पीछे वाले शब्द, तो पहचान वाले शब्द हो सकता था, उसके पीछे वाला शब्द संदेह, इसकी इंग्लिश बना देंगे डाउट। ही कुड हैव हैड डाउट। अगला वाक्य है बचपन में मैं 1 घंटा लगातार तैर सकता था। ठीक है, ये एक सामर्थ्य बताने की बात है। ये वाक्य आपको बता रहा है कि बचपन में मेरे पास ये सामर्थ्य था कि मैं लगातार 1 घंटा तैर सकता था। तो जब सामर्थ्य बताने के लिए सकता था, सकती थी का प्रयोग किया जा रहा हो, तो उस केस में आपको कुड का प्रयोग करना पड़ता है। क्लियर है। तो यहाँ पे तैरना वर्ब है, तैरना ना अक्षर लग सकता है, इसलिए वर्ब है तैरना। अगर वर्ब है ऑब्जेक्ट खोजिए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ वर्ब होते हैं जिसको हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। किसको लगा के पूछिए, किसको तैर रहा है, किसकी तैर रहा है, किससे तैर रहा है, किसे तैर रहा है, क्या तैर रहा है, इसका उत्तर नहीं मिला, इसलिए ऑब्जेक्ट तो नहीं है। ऑब्जेक्ट के होने ना होने से वाक्य के एक्टिव या पैसिव का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट खोज लेते हैं। सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन तैर सकता था, मैं, तो मैं हुआ आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल गया तो एक्टिव है, तो एक्टिव है तो सिर्फ कुड का प्रयोग होगा। अब ये भी एक सकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट है मैं, आई। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग कुड। नंबर 3 नॉट है नहीं। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग बी लगेगा नहीं, क्योंकि ये पैसिव नहीं है। नंबर 5 वर्ब, वर्ब है तैरना, स्विम। नंबर 6 ऑब्जेक्ट है नहीं, तो बचा क्या रह गया, बचपन में 1 घंटा लगातार। तो लगातार 1 घंटा, ठीक। फॉर 1 आवर, 1 घंटे की इंग्लिश पहले बना लेंगे, फॉर 1 आवर। फॉर 1 आवर, अगर कोई समय प्रकट किया जाता है पास्ट के सेंस में या किसी भी सेंस में, अगर उसमें खाली समय लिखा हुआ 2 घंटा, 4 घंटा, 4 महीना, तो उस केस में आप खाली 2 घंटा, 4 महीना, 4 साल खाली इसकी इंग्लिश बना के छोड़ नहीं दे देंगे, उसके पहले फॉर लगाना पड़ता है। तो फॉर 1 आवर लगातार की इंग्लिश हो जाएगी एट अ स्ट्रेच, एक इडियम से एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच, STRATCH। क्लियर है, थोड़ा सा साफ लिखा नहीं है, फिर से लिख देते हैं। बचपन में, इन माई चाइल्डहुड। आई कुड स्विम फॉर 1 आवर एट अ स्ट्रेच इन माई चाइल्डहुड। अंधेरा था पर मैंने उसे देख लिया। अंधेरा था पर मैंने उसे देख लिया। अब आप बोलेंगे यहाँ पे कुड क्यों लग रहा है या कुड हैव क्यों लगने वाला है, जबकि वाक्य के अंत में सकता था, सकती तो लिखा नहीं है। तो मैंने अभी बताया था कि कुछ वर्ब होते हैं जिसको स्टेटिव वर्ब कहते हैं। स्टेटिव वर्ब, जो स्टेट ऑफ माइंड को आपके बतलाते हैं, जो ना आपकी मानसिक स्थिति को बतलाते हैं। यानी जो ऐसे काम होते हैं, ऐसे वर्ब होते हैं जो आपके सेंसेस के थ्रू रेगुलेट होते हैं। जैसे क्या क्या होते हैं, सुनना, देखना, महसूस करना, सूंघना, और स्पर्श के द्वारा महसूस करना, और एक ये हो सकता है सोचना या समझना, जो आपके दिमाग से चल रहा है। ये सारे वर्ब स्टेटिव वर्ब कहलाते हैं। तो अगर ये वर्ब दिया हो वाक्य में, पास्ट के सेंस में आप बात कर रहे हो, ध्यान रखिएगा, पास्ट के सेंस में बात कर रहे हो, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है जैसे अंधेरा था पर मैंने उसे देख लिया। कहने का आशय ये है कि मेरे पास ये सामर्थ्य था इसलिए मैंने देख लिया। तो उस केस में ये है तो पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन आमतौर पर इसको पास्ट इंडेफिनिट में इस तरह के वाक्यों को नहीं रखा जाता है। यहाँ पे कुड का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। कभी कदार इस तरह के वाक्य देखने को मिलेंगे। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज हो तो अच्छी बात है, और अगर आप डिड लगा के भी बात कर लेंगे तो कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग इन सब बातों को उतना माइंड नहीं करते। क्लियर। तो अब अंधेरा था पर मैंने उसे देख लिया। देखना वर्ब है, देखना वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है, किसको देखा, उसे ऑब्जेक्ट है। फिर सब्जेक्ट को जगह कौन लगा के, कौन देखा, मैंने देखा, मैंने सब्जेक्ट है तो एक्टिव है, तो यहाँ पे खाली कुड का प्रयोग होगा। अब ये भी एक सकारात्मक वाक्य, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, लेकिन उसके पहले लिखा अंधेरा था तो पहले इसकी इंग्लिश बना लेंगे, इट वॉज डार्क। पर स्टिल, मैंने उसे देख लिया तो पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश आई, फिर हेल्प यू की जगह लिखना है कुड।
फिर नॉट नहीं है, बचा भाग नहीं लगेगा, बी नहीं लगेगा, फिर वर्ब है देखना सी, फिर ऑब्जेक्ट है उसे हिम। इट वॉज डार्क स्टिल आई कुड सी हिम। ठीक है, वाक्य उसने संकेत दिया और मैं समझ गया। यहां पर भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट है जरूर, लेकिन यहां पे भी स्टेटिव वर्ब का यूज हो रहा है, यानी समझना। जब समझते हैं तो आपका दिमाग का प्रयोग होता है समझने में। यानी स्टेटिव वर्ब जो है आपके मानसिक अवस्था को बताते हैं। स्टेटिव वर्ब वो वर्ब भी होते हैं जिसके होते हुए देखने दिखता है, यानी अब आप देख रहे हैं तो ये नहीं दिख हो लगता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो ये नहीं लगता कि आप कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आप दौड़ रहे हैं तो लगेगा कि आप काम कर रहे हैं। अगर आप दरवाजा बंद कर रहे हैं तो लगेगा कि आपका हाथ हिला डुला। ठीक, इस तरह के काम, इस तरह के वर्ब जो कि होते समय महसूस ना हो दूसरे सामने वाले को, लेकिन आपका काम वो हो रहा हो, अंदर ही अंदर चल रहा हो, तो इस तरह के वर्ब जो होते हैं स्टेटिव वर्ब कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ समझना भी एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि अंदर अंदर चलता है, सामने वाला नहीं पकड़ पाता है कि आप क्या कर रहे हैं उस समय। तो यहाँ पर भी आपको कुड का प्रयोग करना है। तो पहले उसने संकेत दिया, इसकी इंग्लिश बना लें, ही गेव मी हिंट, एंड फिर सब्जेक्ट मैं, आई हेल्प यू अप कुड, समझ गया तो यहाँ पे कुड का हेल्प यू लगाना है क्योंकि एक्टिव है। इसके बाद नॉट है नहीं, इस वाक्य में नॉट छोड़ देंगे। उसके बाद हेल्प यू का बचा भाग है नहीं, ये भी छोड़ देंगे। फिर वर्ब है समझना, अंडरस्टैंड, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ही गेव मी हिंट एंड आई कुड अंडरस्टैंड। अगला वाक्य, वह कभी झूठ नहीं बोल सकता था। ठीक है, यहां पर भी कुड का प्रयोग होगा, कुड हैव का नहीं। क्यों? क्योंकि वाक्य से पता चल रहा है, ये बताना चाह रहा है कि भाई वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता था। ये नहीं बताना चाह रहा है कि वो बोल सकता था लेकिन नहीं बोला, साफ साफ बोला वो झूठ नहीं बोल सकता था। यानी ये निश्चितता को प्रकट करने वाला वाक्य है। अगर पास्ट के सेंस में आप कोई निश्चितता को प्रकट कर रहे हैं और सकता था वाक्य लगाओ, तो उस केस में भी खाली कुड का प्रयोग किया जाता है। ये एक बोनस समझ लीजिए, इसको मैंने समझाया नहीं था उस समय। तो यहाँ पे भी कुड का प्रयोग होगा। फिर देख लीजिए, वर्ब है बोलना, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ आपका हो गया ऑब्जेक्ट। फिर कौन सब्जेक्ट लगा के पूछते हैं कौन बोल रहा है, वह, तो वह हो गया सब्जेक्ट। इसमें भी हेल्प यू की जगह कुड का प्रयोग होगा। और एक नकारात्मक वाक्य, तो पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, सब्जेक्ट है वह, ही। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग कुड। नंबर 3 नॉट, या नॉट की जगह यहाँ पे लगाना है नेवर, क्योंकि लिखा है कभी नहीं, तो नेवर लिख दीजिए, नॉट ना लिख के नेवर लिखिए, ही कुड नेवर। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग बी लगेगा नहीं। नंबर 5 वर्ब है झूठ बोलना। झूठ बोलने की आप तो या तो इंग्लिश लाई सीधे सीधे लिख दीजिए, या तो फिर बोलने की अलग लिखिए और झूठ की अलग लिखिए। चलिए यहाँ पे बोलने की अलग लिखिए टेल, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है झूठ, तो झूठ की इंग्लिश हो जाएगी अ लाई। ही कुड नेवर टेल अ लाई। क्लियर? तो आज हम लोगों ने कुड हैव या कुड कहाँ लगेगा इसकी चर्चा की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई लोग कंफ्यूज जाते हैं, इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ कुड हैव लगाना है, कहाँ कुड लगाना है। इसलिए अगर इस वीडियो को आपने देखा होगा तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो फिर अगले वीडियो का इंतजार करिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर से एक नए मॉडल्स को डिस्कस करने वाले हैं, वो है शुड में किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है, कब शुड का प्रयोग किया जाता है और किस तरह से किया जाता है, इसका हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।